Welcome to another episode of the Dawn Linguist. I am Anna Mustafa and here's our new editorial. It is development challenges. Development challenges से हमें पता चल रहा है, नाम से ही जाहिर है कि ऐसी मुश्किलात जो कि हमारी तरक्की में रुकावट बन रही हैं, और इससे हमें पता चलता है कि हमारे जनरल नॉलेज के लिए, हमारे करंट अफेयर्स के लिए और आईआर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। इसमें फैक्ट्स और फिगर्स बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ हम देखेंगे इसमें वर्ड्स मीनिंग को, हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस विद कंपैरिजन ऑफ द जीरो कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे और कुछ टर्म्स को बड़ी डीपली एनालिसिस करेंगे, जिसमें जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं वो हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड मैनी मोर थिंग्स, राइट। सबसे पहली स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द वाटरशेड इवेंट्स ऑफ अर्ली मई पाकिस्तान हैज़ वंस अगेन प्रूव्ड व्हाट इट इज़ कैपेबल ऑफ। हम इसमें देखते हैं वर्ड मीनिंग। वाटरशेड का मतलब क्या है? वाटरशेड कहते हैं अगर बारिश हो रही है किसी ज़मीन पर और हमने उस ज़मीन को इस तरह से बना दिया है कि सारा पानी एक ही जगह इकट्ठा होकर दरिया में गिर जाए, यहाँ से भी पानी आ रहा है, यहाँ से भी, तो वो सब इकट्ठा होकर दरिया में गिर जाए, तो यहाँ से हमने ऊंचाई खड़ी कर दी और सारा पानी एक ही जगह पर आ जाएगा, तो इस चीज़ को हम कहेंगे वाटरशेड। इसका मतलब है वाटरशेड ज़मीन को पानी वाले रास्ते से अलग कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि वाटरशेड इवेंट्स ऑफ मई, यानी ऐसे इवेंट्स जो मई को डिवाइड कर रहे हैं दूसरे पिछली हिस्ट्री से, पीछे गुजरने वाली तारीख से मई को डिवाइड कर रहे हैं, वो कैसे, अब वो देखते हैं हम। सो इधर हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में क्या हुआ, जब मिलिट्री पावर शो हुई एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान एयरफोर्स की बहुत ज़्यादा नुमाया कारनामों को सराहा गया, तो उस चीज़ ने मई के इवेंट्स को पीछे गुजरने वाली तमाम तारीख पर अलग कर दिया, ठीक है। तो ये इनको हम कहेंगे वाटरशेड्स इवेंट्स, राइट। और इंग्लिश में हम इनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करेंगे लाइक मेजर टर्निंग पॉइंट्स। ये एक टर्निंग पॉइंट है मई का इवेंट, या फिर कह सकते हैं कि क्रिटिकल मूवमेंट है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग वाटरशेड इवेंट्स, इन तमाम टर्निंग पॉइंट इवेंट्स के दौरान पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर अपने आप को प्रूव कर दिया, साबित कर दिया व्हाट इट इज़ कैपेबल ऑफ, कि वो किस काबिल है, वो कितना काबिल है, उसके अंदर कितनी काबिलियत है, ठीक है। पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, द रिपरकशंस अमाउंट टू रीडिफाइनिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन एंड द वर्ल्ड। रिपरकशन कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज, ठीक है। अब हम अगर स्टेटमेंट को पढ़ें तो आप खुद देखें, आपको इसकी समझ आ रही है। द रिपरकशंस यानी कॉन्सिक्वेंसेस अमाउंट टू रीडिफाइनिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन एंड द वर्ल्ड। ऐसा लग रहा है इस स्टेटमेंट में वर्ब ही नहीं है कि इसको किसके साथ लिंक किया गया। तो हम जब देखते हैं, इसका डीप एनालिसिस करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जब दो वर्ब मिल जाएं तो वो एक फ्रेज बना देते हैं। दो वर्ब मिलके, दो अल्फाज मिले हैं और उनमें से एक लफ्ज़ वर्ब का है तो वो एक फ्रेज बना देते हैं, इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो इस फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू रिजल्ट इन, यानी कि इसके नतीजे में, या फिर हम कह सकते हैं टू इक्विवेलेंट, कि वो बराबर है, ठीक है। अब हम इसको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। द कॉन्सिक्वेंसेज या द इफेक्ट्स इक्वल टू द रीडिफाइनिंग, यानी कि दोबारा से एक चीज़ को डिफाइन कर दिया है। वो क्या डिफाइन किया है? बैलेंस ऑफ पावर, पावर को डिफाइन कर दिया है कहाँ पे, रीजन में और वर्ल्ड में। इसका मतलब है कि जो ये सब इवेंट्स हुए थे, इनके नतीजे में जो भी इफेक्ट्स हुए, जो हमें नतीजा मिला कि अगर तो पाकिस्तान की मिलिट्री नाकाम हो जाती तो क्या मतलब, क्या नतीजा निकलना था कि हमारी फौज जो है वो कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन अब चूंकि पॉजिटिव हमारे पास रिजल्ट्स हैं, तो उन रिजल्ट्स के जो इफेक्ट्स आए वो किस चीज़ के इक्विवेलेंट है? वो इस चीज़ के इक्विवेलेंट है कि हमने पूरी दुनिया में और पूरे रीजन में अपनी पावर को रीडिफाइन कर दिया है। हमने बता दिया है कि हमारे पास पावर है, हम बेशक कमज़ोर हैं, हमारी डेवलपमेंट नहीं है, बट वी आर पावरफुल। मैंने बहुत कोशिश किया कि स्टेटमेंट को मैं बहुत आसान करके समझाऊं, और इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन पे देखें तो हम इसको रिपरकशंस नहीं पढ़ेंगे, हम र को साइलेंट पढ़ेंगे। जब भी हम बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें र को साइलेंट बोला जाता है, तो इसको भी हम बोलेंगे रिपरकशंस, राइट। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, इसके साथ एक और बात है कि रीजन और वर्ल्ड का यही मतलब है कि नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, या फिर रीजन हमारा जो एरिया है वो साउथ एशियन एरिया है, साउथ एशिया जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, मतलब ये सारे एशियन कंट्रीज आते हैं। तो हमने रीजन में भी अपने आप को रीडिफाइन कर दिया है कि हमारी पावर है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी हमने अपना नाम बना लिया है। अब राइटर यहाँ पर कह रहे हैं, इट वॉज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक एक्सीलेंस, इमेक्यूलेट कोऑर्डिनेशन एंड एन आयरन रिजॉल्व। इट वॉज मतलब ये इवेंट जो है ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन है, दिखाता है, हमें ये चीज़ दिखा रहा है कि जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो एक्सीलेंट थी, बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी। कोऑर्डिनेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस थी। इमेक्यूलेट कहते हैं वेरी नीट एंड क्लीन, तो यहाँ पर ये तो नहीं कह सकते क्लीन कोऑर्डिनेशन थी, हम कह सकते हैं वेरी फ्लॉलेस, यानी बहुत ज़्यादा स्मूथ कोऑर्डिनेशन थी। एंड एन आयरन रिजॉल्व, आयरन कहते हैं लोहे को, और लोहा जो होता है वो अनब्रेकेबल होता है, उसको तोड़ नहीं सकते। तो आयरन रिजॉल्व, तो रिजॉल्व में सॉल्व है, तो सॉल्व को हम इस सेंस में ले सकते हैं कि सोल्यूशंस, हमारे पास अनब्रेकेबल सोल्यूशंस थे। तो हमारी जो कारकर्दगी थी वो कैसी थी? स्ट्रेटेजिक एक्सीलेंस थी, उसमें इमेक्यूलेट कोऑर्डिनेशन थी और आयरन रिजॉल्व थे। अब इन सब अल्फाज में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स को यूज़ किया गया है जो बता रहे हैं कि काम कैसे थे, ठीक है। ये सब काम है और ये सब एडजेक्टिव्स हैं, राइट। तो ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग वीएन बनाने के लिए ऐसे एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं, जो कि अच्छी बात होती है। द नेक्स्ट इज, नाउ वी नीड अनदर नेशनल ऑपरेशन बनियानुल मरसूस टू एड्रेस आर पैथेटिक ह्यूमन डेवलपमेंट सिचुएशन। अब यहाँ पर जो सारी तारीफ हुई है उस तारीफ को आगे राइटर ने बड़ी अच्छी तरह शिफ्ट कर दिया है दूसरी तरफ। वो ये है कि जिस तरह मिलिट्री ने या जिसने भी ये कोऑर्डिनेशन की, गवर्नमेंट लेवल पर हुई, मिलिट्री लेवल पर हुई, जैसे भी हुई, वो नेशनल ऑपरेशन था, ठीक है, कौम की तरफ से था, एक कौमी ऑपरेशन हुआ था। हमें इसी तरह एक और ऑपरेशन चाहिए जो कि एड्रेस करे ह्यूमन डेवलपमेंट सिचुएशन को, यानी कि इंसानों की जो तरक्की रुकी हुई है, जो उनके हालात इस टाइम चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, और इनको बेहतर बनाने के लिए भी हुकूमत है जो कि इंतजाम कर सकती है, और ये काम भी गवर्नमेंट का है कि वो अपनी आवाम का ख्याल रखे।
ठीक है। तो अगर हम इस आर्टिकल को यहाँ तक पढ़ते तो हम फौरन गूगल पे जाते, व्हाट डज इट मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट सिचुएशन, ये किसे कहते हैं, ये क्या सिग्निफिकेंट है इसकी, ये वो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हमें पहले पूरा आर्टिकल पढ़ना होता है और फिर हम देखते हैं कि हमें किस चीज़ का मतलब चाहिए। तो यहाँ पर राइटर ने बड़ी अच्छी तरह इसका बैकग्राउंड यहीं से देना शुरू कर दिया दैट व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आप ह्यूमन डेवलपमेंट किसको समझते हैं? क्वेश्चन का इस्तेमाल करना इट मीन्स कि आप ऑडियंस को इंगेज करना चाह रहे हो। वी का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये नहीं कहा व्हाट डू यू मीन। यू मीन होता तो सिर्फ ऑडियंस की तरफ टारगेट किया जाता, और ऑडियंस को अगर नहीं पता तो इसका इनर मीनिंग ये होता, एक सेंस क्रिएट होती कि वो कि मुझसे पूछा जा रहा है लाइक आई एम अनअवेयर, मुझे इल्म नहीं है, अनअवेयर हूँ, मुझे इल्म नहीं है। लेकिन जब इस्तेमाल हो गया वी का तो इसका मतलब होता है कि इंक्लूसिव बात हो रही है, सबको शामिल करके बात हो रही है। राइटर अपने आप को भी शामिल कर रहा है कि इस चीज़ का क्या मतलब है। ठीक है, ये उर्दू में बड़ी ही प्यारी चीज़ है। जब हमारे घर में कोई काम खराब हो जाता है ना, तो फॉर एग्जांपल अगर भाई ने खराब किया काम, वो घर का है, तो हम फौरन कह देते हैं तुम्हें पता नहीं था कि इस तरह करना है, तुम्हें पता नहीं था ये इस तरह होना चाहिए था। तो जब हम तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं ना, तो किसी की गलती को बताने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा अनोइंग लगता है, अच्छा नहीं लगता। और जब हम इस तरह बोलते हैं ना कि हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये काम इतना बिगड़ जाएगा, हमें इसको दूसरे तरीके से करना चाहिए था, तो जब हम का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है ना, तो बात बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाती है। इस पोलाइटनेस से मसले नहीं बनते। जो वो कहते हैं ना कि तुम्हारी टोन नहीं ठीक थी मुझसे बात करते वक्त, दिस इज द टोन, यहाँ से टोन बनती है। सो राइटर ने भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर वी का इस्तेमाल किया ताकि पता चले कि वी ऑल डोंट नो एंड वी आर गोइंग टू नो। और आगे राइटर बताता है कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पर कहा जा रहा है द प्रॉक्सी मैट्रिक्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, के इंसान की तरक्की, इंसानी तरक्की को हम मैयर कैसे करेंगे, उसकी मेजरमेंट मैट्रिक मतलब मेजरमेंट, प्रॉक्सी मतलब करीब तरीन, ह्यूमन डेवलपमेंट को नापने का करीब तरीन जो हमारे पास स्केल है, मेजरमेंट स्केल है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आगे वो बता रहे हैं द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज क्रिएटेड टू एम्फसाइज दैट पीपल एंड देयर कैपेबिलिटीज शुड बी द अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन। बात ये हो रही है कि HDI सिर्फ इसलिए बनाया गया है, क्रिएट किया गया है कि हम इस बात पे जोर दे सकें, एम्फसाइज कर सकें कि लोग और उनकी सलाहियतें, सिर्फ यही दो चीज़ें हैं जो बता सकती हैं, जो कि ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि मुल्क की तरक्की हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, HDI वॉज क्रिएटेड टू एम्फसाइज दैट पीपल एंड देयर कैपेबिलिटीज शुड बी द अल्टीमेट क्राइटेरिया। सिर्फ यही चीज़ें हैं जो ये असेस कर सकती हैं कि मुल्क तरक्की याफ्ता है या नहीं है। तो हमें ये नहीं देखना कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कंट्री डेवलप कर रहा है। नो, ऐसा नहीं है। हमें देखना है कंट्री तभी डेवलप करेगा जब लोग और उनकी सलाहियतें भी बढ़ेंगी। सलाहियतों से क्या मुराद है? उनकी एजुकेशन बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी तो जॉब ज़्यादा मिलेगी, जॉब ज़्यादा मिलेगी तो एट द एंड इनकम एंड देन इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। लेकिन अगर सिर्फ हम कहें इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, हम बाहर से लोन लेते जाएं, लोन आता जाए और उसको इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करके जितना लोन आया था वहाँ से हम रीपेमेंट भी करते जाएं, रीपेमेंट करते जाएंगे तो हम कहें जी हमारी तरक्की इतनी हो गई है, लाइक 60% हमने कमा लिया है, बट इट इज़ नॉट द ग्रोथ, क्योंकि हमने लोन भी तो वापस करना है और रीपेमेंट जो दिया वो भी तो देनी है। तो ये अल्टीमेट तरीका नहीं होता किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट को जज करने का। असल तरीका ये होता है कि हम देखें कि वहाँ के लोग, उनकी सलाहियतें भी बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही। तो ओवरऑल जब एक मुल्क को कंसीडर करें कि वो तरक्की याफ्ता है, इसका मतलब है उसकी एजुकेशन भी ज़्यादा हो रही है, उसके हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक हो रहे हैं और उसके स्टैंडर्ड लिविंग सिस्टम भी बेहतर हो रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे कि यस उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन नहीं है HDI को डेवलपमेंट ऑफ कंट्री को असेस करने का तरीका। So the next is it is a composite index measuring average achievement in 3 basic dimensions of human development. Composite कहते हैं कंपोज करने से लफ्ज निकला। जब हम कहते हैं इस फाइल को कंपोज कर दो, यानी कि फाइल नंबर 1 है हमारे पास और फाइल नंबर 2 है, इनको हम कहते हैं इसको कंपोज कर दो, यानी कि इसको मिला दो, इकट्ठा कर दो। तो जब हम कहते हैं कंपोजिट इंडेक्स, तो हम यहाँ पे बात हो रही है कि HDI 3 बेसिक डायमेंशंस का कंपोजिट इंडेक्स है। ठीक है, HDI को उन्होंने कहा है इट इज़ अ कंपोजिट इंडेक्स मयरिंग एवरेज अचीवमेंट, जो कि अचीवमेंट को मैयर करेगा, डेवलपमेंट को मैयर करेगा, कहाँ से? इन 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब यहाँ पर HDI के अकॉर्डिंग यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मैयर करने में हमारे पास 3 बेसिक चीज़ें कौन सी हैं? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ यानी कि हेल्थ, फिर नॉलेज यानी कि एजुकेशन, और फिर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या आ सकता है? फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल मैटर्स में स्टैंडर्ड क्या है? कोई अगर एलीट क्लास है, एलीट क्लास का फाइनेंशियल जो एक्सपेंस है वो कितना हो सकता है? उसने अब साबुन से तो मुंह नहीं धोना, ठीक है, उसने कोई ब्रांडेड शैम्पू यूज़ करना है और साथ में कंडीशनर भी यूज़ करना है। तो ये, और अगर मिडिल क्लास है उसने कहना है चलो कंडीशनर रहने देते हैं, शैम्पू यूज़ कर लेते हैं। और अगर कोई लोअर मिडिल क्लास है उसने जो साबुन लेकर आना है ना, उसी को शैम्पू बना लेना है। तो इन स्टैंडर्ड्स के डिफरेंट होने से उनके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो आपने इस बात को अब याद रखना है कि हमारा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने के तीन इंडेक्सेस हैं हमारे पास। फर्स्ट इज द हेल्थ, सेकंड इज द नॉलेज एंड द थर्ड इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इनको ही आगे ब्रेकडाउन किया है राइटर ने। अगर हम इसकी कोहेरेंस की बात करें, कोहेरेंस कहते हैं कि इस आर्टिकल को उसने किस तरह जोड़ के रखा हुआ है, वो ये है कि अगर आप देखें फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया इवेंट्स के बारे में, और मतलब ये इंट्रोडक्टरी उन्होंने दिया, दो चीज़ों को कंपेयर किया। ठीक है, बेसिकली वो बात करना चाह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान को डेवलप करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर लास्ट लाइन उन्होंने बताई कि पावर हमने शो की कैसे, और नेक्स्ट जो फर्स्ट लाइन थी उसमें उसी पावर की तारीफ की गई है कि ये एक्सीलेंट थी, कोऑर्डिनेशन थी, ये वो। ठीक है, और इसकी जो सेकंड लाइन थी वो हमें उसने एड्रेस किया कि ह्यूमन डेवलपमेंट सिचुएशन पे हमें ज़रूरत है एक काम करने की, और उसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो पूरा कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट पे ही है। ठीक है, तो पीछे की बात को, लास्ट लाइन को फर्स्ट लाइन से लिंक करना और फिर लास्ट लाइन को फर्स्ट लाइन से लिंक करना, और दोबारा से इसकी लास्ट लाइन को फर्स्ट लाइन से अब लिंक कर रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, उसमें द कैलकुलेशन ऑफ हेल्दी लाइफ, अब इस पैराग्राफ में इंडिविजुअली हेल्दी लाइफ का जिक्र हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि लास्ट लाइन में वो बता देता है कि मैंने आगे क्या बात करना चाह रहा हूँ, या अगला पैराग्राफ जो होता है वो पिछले पैराग्राफ से बड़ा अच्छी तरह लिंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने ओवरऑल इंट्रोडक्टरी बात की है और यहाँ पर उसने इंडिपेंडेंटली बात करनी है। इस सब चीज़ को हम कहते हैं कि ये कोहेरेंस क्रिएट हो गया है, एक दूसरे से चीज़ें जुड़ गई हैं। ठीक हो गया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ऐसे में कि आपका ऐसे पूरी तरह कोहेरेंट हो। ओके, द कैलकुलेशन ऑफ द हेल्दी लाइफ इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। कहा यह जा रहा है कि हम हेल्दी लाइफ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने का तरीका मतलब उसकी कैलकुलेशन को हम आसान लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि जब कोई न्यू बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न के टाइम, बर्थ के टाइम हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगा लें कि ये इसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग ये एवरेज लाइफ कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। जिंदगी मौत अलग के हाथ में, लेकिन एक निज़ाम बनाने के लिए, एक मेजरमेंट करने के लिए हर एक मुल्क की एवरेज लाइफ उन्होंने जज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज़्यादा क्लीन एयर है, वहाँ पे साफ सुथरी हवा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन इज द मेन थिंग जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी आबोहवा साफ है, इसका मतलब है कि उनके सांस का मसला और इस तरह के जो मेजर प्रॉब्लम है वो नहीं होने के खदशात, तो उनकी हो सकता है एवरेज लाइफ 80 ईयर्स पे जाए। एवरेज हर एक इंसान 80 साल की उम्र को 10 में से 8 तो पहुंचते ही हों, तो एक एवरेज लाइफ बन जाती है। तो इसी तरह उन्होंने कहा HDI को मेजर करने में जो हेल्दी लाइफ वाला फैक्टर है उसमें हम क्या देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि एक इंसान कितनी देर तक जिंदा रह सकता है, उसकी एक्सपेक्टेंसी कितनी है। सेकंड है इट्स नॉलेज डायमेंशन। कैलकुलेशन में क्या आएगा, नॉलेज डायमेंशन यानी एजुकेशन, वो मेजर करते हैं एज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ये दो चीज़ों को जब प्लस करते हैं या इनका कोई डिफरेंस निकालते हैं तो हम एजुकेशन को ले लेते हैं। अब इनका भी मतलब मैं इंडिविजुअली समझाती हूँ, पहले पूरी लाइन को हम कंप्लीट कर लें। और इस कैलकुलेशन में तीसरी चीज़ क्या थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड दिस इज इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज एक्सप्रेस्ड इन ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा और GNI पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन, एक इंसान की ग्रोस नेशनल इनकम क्या है। अब इन तीन चीज़ों को एक एक फ्रेज में उन्होंने बता दिया, ठीक है, ये एक एक फ्रेज बता दिया, और इन तीनों फ्रेजेस को मतलब सेपरेट सेपरेट जो बात है उसको अलग किस चीज़ से किया है, इस पंक्चुएशन से। अब ये जो सेमीकोलन है ये इस्तेमाल होता है जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में किसी एक ही सेंस में लिंक करते हैं, ठीक है। ये भी इंडिपेंडेंट है, ये नॉलेज की बात हो रही है, ये इंडिपेंडेंट है, ये लाइफ की बात हो रही है, और ये इंडिपेंडेंट है, ये लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। लेकिन हम बता इनका क्या रहे हैं, इनकी कैलकुलेशन बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है। तो ये तीन चीज़ें बज़ाहिर इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमने जब इनको लिंक करना है तो सेमीकोलन से करना है। अब इसका और कोमे में डिफरेंस क्या है, कोमा कहते हैं अगर दो कोमास लगाएं हम तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विद इन द कोमा होती है और वो लिंक होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है, मतलब न्यूट्रल होती है, आपके लिए ज़रूरी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप ऐसे में इसको ओमिट कर सकते हैं। एक और बात यह है कि जब हम कहीं पे ऐसे कॉलन लगाते हैं और कोमास लगाते हैं तो उसका मोस्टली मतलब होता है या तो हम लिस्ट दे रहे हैं या फिर हम कोमा की जगह एंड को ऐड करना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ जैसे कि यही स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोमास ऐड किया है, ठीक है। अब ये एक ही चीज़ को उन्होंने डिफरेंट तरीकों से बताया है। अगर ये बात ना भी होती तो इटसेल्फ ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट थी। खैर एक तारीफ नहीं भी होती तो कौन सा पता चलता था कि ये वाली तारीफ हुई है या नहीं हुई। लेकिन सेमी कॉलन वाले में अगर हम एजुकेशन वाली या फिर स्कूलिंग वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन कमिट कर देते तो इट मैटर्स अलॉट। इसमें बहुत फर्क पड़ना था कि हमारे अगर 3 फैक्टर्स हैं तो 2 क्यों बताया, 3 के 3 बताने चाहिए थे, ठीक। और अगर हम यहाँ पे कोमा की जगह एंड भी लगाएं तो ये सेंस कंप्लीट करता है, एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा वर्ड्स को ऐड नहीं करना चाहते, दैट्स वाई वी यूज कोमा पंक्चुएशन। एंड द वेरी लास्ट थिंग इज जब लास्ट पे आपने कोमा लगाना है और उसके बाद एंड लगाना है तो ये कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंड आ रहा है तो पहले कोमा आएगा या नहीं आएगा। सो दिस इज यस, आएगा पहले कोमा। चलें जी, वापस हम आ जाते हैं अपने कंटेंट पे। हम ग्रामर में चले जाते हैं, जम करते हैं, फिर कंटेंट पे वापस आ जाते हैं। तो आई होप इट विल गो स्मूथली। ओके, तो हमने यहाँ पे ये बात कर ली। अब इसके जो मीनिंग्स हैं वो मैं अभी नहीं बताना चाह रही क्योंकि ये आगे दोबारा से एक्सप्लेन होंगे कॉन्सेप्ट, तो मैं वहाँ पे इन डिटेल बताऊंगी कि इसको मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। आगे बात हुई है ऑल 3 कंपोनेंट्स हैव देयर ओन इंडाइसेस एज वेल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स एंड GNI इंडेक्स। पहले उन्होंने हम इंसानों की जुबान में समझाया कि मतलब हमें समझ आ जाए कि इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, इसको नॉलेज कहते हैं और इसको इनकम, ग्रोस नेशनल इनकम और स्टैंडर्ड लिविंग कहते हैं। लेकिन अब वो बड़ी प्रोफेशनल टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं कि इन तीनों फैक्टर्स को हमने एक अपना अपना इंडेक्स भी दिया है। वो इंडेक्स का नाम है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स एंड GNI इंडेक्स। अब इन तीनों को जब प्लस करते हैं तो क्या बन जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। अब वो यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट लिखा, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द मोस्ट क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। OMG मतलब सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं हिफाजत करना नेशनल लेवल पे, उसको हम कह रहे हैं कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इसका बहुत क्रिटिकल फैक्टर है, डायमेंशन है। ये दोनों कैसे लिंक हो सकती हैं, इस बात से आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में जब ये बात ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हो रही है तो यहाँ पर ये क्यों जिक्र किया गया कि पाकिस्तान ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो किस काबिल था। पाकिस्तान ने रीडिफाइन कर दी, उसने जो स्ट्रेटजी की वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। बनियानुल मरसूस जो एक नेशनल ऑपरेशन था वैसा ऑपरेशन और भी होना चाहिए। ये सारी एक मिलिट्री लेवल की बात थी, ये सारी पाकिस्तान एयरफोर्स की बात थी, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात थी, और कहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात। ये दोनों कैसे लिंक हो गई। तो राइटर ने अपनी बात को क्लियर कर दिया कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसका एक बहुत अहम हिस्सा ह्यूमन डेवलपमेंट भी है। सिर्फ यही नहीं कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत करते रहें, ये हमारी सरहदें हैं, हमने इसकी हिफाजत कर ली बाहर से, और जो सरहद के अंदर हो रहा है उसका कुछ पता ही नहीं है, मतलब वहाँ पे लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, नन ऑफ द कंसर्न्स। चलें जी, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द HDI इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नॉर्मलाइज्ड इंडाइसेस ऑफ ईच ऑफ द 3 डायमेंशंस। वो कह रहे हैं HDI क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, यानी कि मैथमेटिकल एक मीन लिया जाता है किसका, नॉर्मलाइज्ड इंडाइसेस का, इंडेक्स की जो प्लूरल है इंडाइसेस है, और वो किसका हम इंडेक्स लेते हैं, 3 डायमेंशन का। वही बात को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR ऑफिस is part of United Nations Development Program UNDP and produces annual thematic report on human development। वो कह रहे हैं HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का ऑफिस वो किसका पार्ट है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है, जो क्या करता है, जिसका काम क्या है, वो प्रोड्यूस करेगा एक एनुअल रिपोर्ट किस चीज़ पे, कि इंसानों की तरक्की, इंसानी तरक्की में कितना फ़र्क आया है, क्या वो ज़्यादा हुई है या कम हुई है। एंड कोमा फिर एंड ऑल्सो कैलकुलेट्स HDI फॉर नियरली 190 कंट्रीज एंड टेरिटरीज इन द वर्ल्ड।
यानी ये वाला जो ऑफिस है ये क्या क्या करेगा, एक तो एनुअल रिपोर्ट बनाएगा, दूसरा काम क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा HDI को 190 मुल्कों की, और उसी में टेरिटरीज भी शामिल है जो पूरी दुनिया में है, ठीक है। उसके बाद है HDR वॉज इनिशिएटेड इन 1990 एंड वी हैव नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल ट्रेंड्स अवेलेबल सिंस देन। ये कब हुई रिपोर्ट शुरू? 1990 में हुई, और हमारे पास नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और ग्लोबल ट्रेंड्स सब अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान का रीजन कौन सा है? साउथ एशिया, जिसमें साइड पे बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, और ग्लोबल ट्रेंड क्या होगा? ग्लोबल ट्रेंड में इंटरनेशनल लेवल पर आ जाएगा, ठीक है, जो साइड एरियाज भी चल जाएंगे, नाइजीरिया को ले लेंगे, अफ्रीका को ले लेंगे, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर। तो यहाँ पे कह रहे हैं HDR रिपोर्ट किस किस ट्रेंड को देखता है, नेशनल लेवल पर भी, फिर रीजनल लेवल पे भी देखेगा, साउथ एशियन में हमारा क्या स्टेटस है, और फिर ग्लोबल लेवल पे देखेगा कि पूरी दुनिया के लिहाज से हमारा क्या स्टेटस है, 190 से हम किस नंबर पर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बड़ी ऑथेंटिक डेट लिखी हुई है 1990, तो इसलिए सिंस का इस्तेमाल किया, सिंस देन, उस टाइम से लेकर, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखते हैं HDR वॉज इनिशिएटेड अबाउट 60 ईयर्स अगो, 60 साल पहले। अब 60 साल पहले की बात है, लेकिन ये नहीं पता कि एग्जैक्ट 1970 कहना चाह रहे हैं, 1982 कहना चाह रहे हैं, 60 ईयर्स अगो, ठीक है। तो फिर सेंस नहीं आना था, फिर आना था 4। Ironically, the idea of HDI was developed by Dr. Mehboob ul Haq, a brilliant Pakistani economist whom the Economist called one of the visionaries of international development. वो कह रहे हैं HDI का आइडिया किसने डेवलप किया? डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि एक ब्रिलियंट पाकिस्तानी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, और whom, जिसके बारे में दी इकोनॉमिस्ट को इटैलिक्स किया गया और कैपिटल दिया, इसका मतलब है कि ये किसी प्रॉपर नाउन की बात हो रही है। प्रॉपर नाउन है तो हमें तो सबको पता है कि ये द इकोनॉमिस्ट इज़ वन ऑफ द फेमस। उसमें ये लिखा गया है कि डॉक्टर महबूब उल हक इज़ वन ऑफ द विजनरीज ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। बहुत ज़्यादा दूरअंदेश हैं किस बारे में? एक आलमी सतह पर या एक बहुत बड़े लेवल पर जो भी कामयाबी या तरक्की होती है उसको देखने में कि हम कैसे देख सकते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट कैसे हो रही है, राइट। तो ये लाइक उनकी तारीफ की गई है, उनको कमेंट्स दिए गए हैं, द इकोनॉमिस्ट ने कमेंट दिए थे, और यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आयरॉनिकली, इसको हम कहते हैं तंज करना, तंजिया तौर पर, ठीक है। अब तंजिया इन्होंने क्यों कहा है कि पाकिस्तान ही वो ब्रिलियंट कंट्री है जहाँ से ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट निकले और इंटरनेशनल लेवल पर जाके उन्होंने इतने बड़े बड़े स्केल्स को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन पाकिस्तान खुद ही इस स्केल में बहुत ज़्यादा पीछे है। अगर 190 मुल्क हैं तो 100 के अंदर अंदर भी पाकिस्तान नहीं है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पाकिस्तान का बहुत ही कम है। He was Pakistan's finance minister in 1985 to 86 and then again in 1988. तो डॉक्टर महबूब उल हक उस टाइम पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे 1 साल के लिए, और उसके बाद 1988 में वो दोबारा इलेक्ट हो गए और उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल पर इस इंडेक्स को इंट्रोड्यूस कराया। He would be remembered for 3 things. उनकी 3 चीज़ें हैं जो हमेशा याद रखी जाएंगी, ठीक है। कॉलन लिस्ट बताने लगे आगे कि 3 चीज़ें कौन सी हैं। पॉइंटिंग आउट दैट 22 इंडस्ट्रियल फैमिली ग्रुप्स डोमिनेट द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल लाइफ साइकिल ऑफ द पाकिस्तान। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि टोटल 22 ऐसी इंडस्ट्रियल फैमिलीज हैं, ऐसे ग्रुप हैं जो डोमिनेट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली लाइफ साइकिल को चलाते हैं, और उसमें सरे फहरिस्त हैं, डोमिनेंट हैं, ठीक है। अब उस टाइम के वो 22 ग्रुप्स कौन से थे? उसमें कुछ ग्रुप्स बहुत ज़्यादा फेमस है जो आज भी जाने जाते हैं, जो कि गुल अहमद है, गुल अहमद ग्रुप, और निशात ग्रुप, दाऊद ग्रुप, ये सब इंडस्ट्रियल फैमिलीज हैं, यानी इनकी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। इन 3 में से पहला ये है। सेकंड कॉलन से फिर डिफरेंट किया क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, आपस में इनका लिंक नहीं है, इस चीज़ के साथ लिंक्ड है, ठीक है। कॉलन सॉरी सेमी कॉलन 5 ईयर डेवलपमेंट प्लानिंग, उन्होंने एक और चीज़ की वजह से वो याद रखे जाएंगे, उन्होंने 5 ईयर डेवलपमेंट प्लानिंग का रूल इंट्रोड्यूस कराया कि हमें 5 साल का डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए, 5 ईयर प्लान बनाना चाहिए। एंड इससे पहले भी सेमी कॉलन आया, डेवलपिंग HDI वाइल ही वाज सर्विंग एज अ स्पेशल एडवाइजर टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ऊपर हमने अभी देखा। तो वो कह रहे हैं एक 5 ईयर प्लान को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और फिर HDI को भी इंट्रोड्यूस करवाया, और उस टाइम वो स्पेशल एडवाइजर के तौर पर सर्व कर रहे थे यूनाइटेड नेशन में। अब ये वाला पैराग्राफ जो है एंड हो रहा था HDR पे, ठीक है, ये हमें ट्रांस देता है, ये ऑफिस है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। और उसके बाद इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू किया कि HDI को इनिशिएट 1990 में कराया था, लेकिन डेवलप किसने किया था? तो ये आपस में लिंक्ड हैं बातें। अब चूंकि उन्होंने इन सारी इंट्रोडक्टरी बातों के बाद पाकिस्तान की तरफ फोकस लेकर आना है कि अब हम पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करने लगे हैं, तो फिर उन्होंने इस फ्रेज को यूज़ किया, लेट अस लुक, चलो मिलकर देखें, लेट अस लुक एट द ह्यूमन डेवलपमेंट सिचुएशन इन पाकिस्तान, कि अब हमने ये इंट्रोडक्शन सारा ले लिया है, अब पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है। फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस कॉलन, इस कॉलन का पर्पस क्या है? आई हैव लुक्ड एट, इस कॉलम को लिखने के लिए मैंने देखा पाकिस्तान का HDI पिछले 10 सालों में, ठीक है, ये राइटर कह रहा है। सैडली बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि पाकिस्तान HDI रैंकिंग हैज़ बीन डिक्लाइनिंग सिंस 2015। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 2015 से हमेशा गिर ही रहा है। वी रैंक एट, अब यहाँ पर पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान एज अ होल, यहाँ पर वी का प्रोनाउन यूज़ किया, मैंने पहले भी बताया था वी और आई को यूज़ करना कितना ज़्यादा क्रिटिकल है और इससे टोन में कितना डिफरेंस आ जाता है। तो वो वी को यूज़ किया कि वी रैंक, हम लोग कहाँ रैंक करते हैं, 147 नंबर पर इन 2015 एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ दिस ईयर, और इस साल की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक वी आर प्लमेटेड टू 168, हम लोग 147 से लेकर 168 पर बहुत ज़्यादा शार्पली ड्रॉप कर गए हैं, प्लमेटेड, शार्पली ड्रॉप आ गया, फॉल डाउन हो गया, बहुत तेज़ी से फॉल डाउन आया, ठीक है। और वो फॉल कितना है? 21 नॉचेस, यानी 21 लेवल्स का फॉल डाउन है, बीच में 21 लेवल्स हमने गिरा दिए हैं। कितनी देर में? 10 सालों में। दिस इज़ अबिस्मल बट आर वी सरप्राइज्ड? दिस इज़ अबिस्मल मीन्स वेरी बैड, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। सो इस वर्ड को आपने याद रखना है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, अबिस्मल। आगे फिर इसी आर्टिकल में दोबारा आएगा। तो किसी भी बैड सिचुएशन को, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को जो बहुत ज़्यादा बुरी कंसीडर की जाए और डिसअपॉइंटिंग हो, शॉकिंग हो, उसमें आपने अबिस्मल को यूज़ करना है। दिस इज अबिस्मल, दिस सिचुएशन इज अबिस्मल। आगे राइटर कह रहा है कि क्या हम इस चीज़ से हैरान हुए हैं? लेट अस गो डाउन द नोचेस एंड ऑब्जर्व आर प्लमेट अप क्लोज। वो कह रहे हैं कि हम इन लेवल्स से नीचे जाते हैं और अब ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा ये जो ड्रॉप डाउन आया है इसको हम क्लोजली देखें, उसको ऑब्जर्व करें कि ये ड्रॉप
कैसा आया है, इसमें हमारे जो लेवल्स हैं वो एजुकेशन लेवल पर या फिर स्टैंडर्ड लिविंग लेवल पर और लाइफ लेवल के लेवल पर, इन तीनों डायमेंशंस पर वो कैसे कैसे हम गिरे हैं। तो सबसे पहला जो था वो हमारे पास कौन सा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी था। तो इसको हम पहले देखेंगे, फिर एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो कि एजुकेशन वाला था, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं। करंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन पाकिस्तान इज 67.6 ईयर्स। अभी जो पाकिस्तान में एक उम्र जी जाती है, लोग एक उम्र तक जिंदा रहते हैं, वो कंसीडर की जाती है 67.6 ईयर्स, यानी कि 70 क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मोर देन 140 कंट्रीज हैव हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन अस। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे ज़्यादा है। एंड एवरेज पाकिस्तानी लिव्स 17.9 ईयर्स लेस देन अ सिटीजन ऑफ हांगकॉन्ग हु हैज़ द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85.5 ईयर्स। अब इस सेंटेंस को ना हमने सीधा नहीं समझना, उल्टा समझना है कि हांगकॉन्ग की हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हांगकॉन्ग की कितनी है 85.5, और पाकिस्तानी लाइफ इससे 17 साल कम जीते हैं, ठीक है। यानी कि 67 और 85 में कितने सालों का डिफरेंस है, 17.9। तो वो कहना चाह रहे हैं पाकिस्तानी लाइव्स लेस देन अ सिटीजन ऑफ हांगकॉन्ग, कि पाकिस्तानी जो इंसान है वो 17 साल कम जीता है हांगकॉन्ग के रिहायशी से, और हांगकॉन्ग की हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो कि 85.5 है। समझा। अब इन चीज़ों का ना आप एक टेबल बना सकते हैं अपने पास फॉर रिकॉर्डिंग, इसको बार बार आप रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि ये जनरल नॉलेज है। इस तरह कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और इस तरह आप अपने पास एक चार्ट तैयार कर सकते हैं कि हाईएस्ट किसकी है, पाकिस्तान की कितनी है, हाईएस्ट में हांगकॉन्ग आ जाता है, उसकी 85 है, पाकिस्तान की 67 है। इस तरह आप चार्ट अपने पास बना लें। आगे वो कह रहे हैं एन एवरेज पाकिस्तानी लाइफ स्पैन इज ऑलमोस्ट 10 ईयर्स लेस देन श्रीलंकन। अब वो कंपेयर कर रहे हैं, हमने बताया था ना कि वो नेशनल लेवल पर भी देखते हैं, वो ग्लोबल लेवल पर भी देखते हैं और रीजनल लेवल पर भी। तो नेशनल लेवल पर बताया इतनी है, और उसी बात को अब लिंक कर रहे हैं इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पर कि हांगकॉन्ग की सबसे ज़्यादा है, और उसी बात को अब दोबारा लिंक कर रहे हैं रीजनल लेवल पर कि श्रीलंका, ईरान, चाइनीज। समझ आई कि उस ऊपर वाली लाइन को जो उन्होंने ऊपर लिखा है उसको कितने तरीकों से उसने लिंक कर दिया राइटर ने। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो श्रीलंका से, ईरान से और चाइनीज से 10 गुना कम है, 10 साल। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है श्रीलंका के लोग, ईरान के लोग और चाइना के लोग, उनकी 77 प्लस लाइफ है, क्योंकि हमारी 67 है, तो इसमें 10 का डिफरेंस है, ठीक हो गया। एंड 7 ईयर्स लेस देन बांग्लादेशी, और हम पाकिस्तानी बांग्लादेशियों से भी जल्दी फौत हो जाते हैं। मतलब बांग्लादेश वो मुल्क जो इतना हाईली डेवलप नहीं कंसीडर किया जाता, और पाकिस्तान का जो लाइफ स्पैन है उससे भी ज़्यादा कम है। वी लिव शॉर्टर एंड क्वालिटेटिवली वर्स लाइफ। ओके, हम छोटी ज़िंदगी तो गुजारते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, वर्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अब जो राइटर है कंसीडरेबली, आपको इतना पढ़ा लिखा इंसान राइटर, इस तरह उसने कहीं बाहर से भी एजुकेशन हासिल की होगी, कहीं बड़े लेवल पर होगा जो उसका डॉन में एडिटोरियल पब्लिश हुआ, ठीक है। अब वो भी वी का इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब है वो उन लोगों को कंसीडर कर रहा है जो गाँव देहातों में, विलेज एरिया में रहते हैं और उनके पास पीने के लिए पानी भी साफ़ नहीं है, ठीक है। जो उस तरह के लोग होते हैं ना जिनके पास बेसिक नीड्स नहीं होती, जो पानी साफ़ नहीं मिलता, हवा साफ़ नहीं मिलती, उसको हम कहते हैं कि ये बदतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो राइटर ने यहाँ पर लिखा है कि वी लिव शॉर्टर, हम छोटी भी ज़िंदगी गुजारते हैं और वो क्वालिटी में भी बहुत ही बुरी होती है। और उसमें हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, ये देखें। पुअर क्वालिटी में पुअर एजुकेशन होगी, पुअर स्टेटस होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, पुअर सोसाइटी होगी, इनइक्वालिटी होगी, मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होंगी, पुअर डेमोक्रेटिक कंडीशंस हमें फेस करनी पड़ती हैं। अगर पॉलिटिकल कोई मसला आ गया तो उस पॉलिटिक्स में सारी आवाम को रगड़ा लग जाता है, क्योंकि वो अपनी आज़ादी राय बताना चाहते हैं, अपना फैसला देना चाहते हैं, किसी के भी हक में हो। पुअर कंट्री स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं, प्लान ठीक नहीं होते तो रगड़ा आवाम को लग जाना है। हेल्थ रिकवरीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, इकोनॉमिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, जस्टिस सिस्टम, दिस इज़ द बैकबोन ऑफ एवरी कंट्री, जस्टिस सिस्टम। अगर एक गुनाह होगा ना और इंसाफ का निज़ाम उसको ठीक से इंसाफ नहीं देगा तो उस एक गुनाह से 10 गुनाह होंगे। इसीलिए कहा जाता है कुरान पाक में कि कत्ल का बदला कत्ल ही होता है, ठीक है। क्योंकि एक बदला लिया जाता है तो वो ऐसी मिसाल बन जाती है कि अगला कत्ल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इसे कहते हैं जस्टिस सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा वीक है। अब इन सब खामियों की वजह से हमारी जो क्वालिटी है वो क्या बन जाती है, वर्स, बदतरीन बन जाती है। ओके, फर्स्ट वाला लाइफ का था। सेकंड है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि हम लोग कितने साल उम्मीद करते हैं कि हम लोग स्कूल में जा सकते हैं, और इन रियलिटी हम कितने सालों तक स्कूल पढ़ते हैं। स्कूलिंग का मतलब है पढ़ाई या तालीम हासिल करना। सो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दैट अ चाइल्ड ऑफ स्कूल एंट्रेंस एज कैन एक्सपेक्ट टू रिसीव इन पाकिस्तान इज 7.9 ईयर्स। एक बच्चा जो स्कूल में दाखिल होता है उससे उम्मीद लगाई जाती है कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पाकिस्तान में कितनी तालीम हासिल करेगा, रिसीव करेगा, 7.9 ईयर्स, जिसे हम कहते हैं 8 जमातें पढ़ ली हैं, 8 पढ़ा हुआ है हमारा बच्चा, ठीक है। एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज ओनली 4.3 ईयर्स। मीन ईयर कहते हैं इन रियलिटी, मतलब रियलिटी में क्या होता है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई 8 जमातें पढ़ानी है, लेकिन मीन ईयर्स जितनी वो पढ़ लेते हैं वो उसका अगर हम मीन निकालें रियलिटी में क्या चल रहा है वो है 4.3 ईयर्स, यानी कि 5 जमातें पढ़ लेते हैं लोग, 4 पढ़ के उठ जाते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल बात हो रही है पूरी कम्युनिटी की, हर तरह के, हर इलाके में, हर गांव में रहने वाले बच्चों की। आउट ऑफ 193 कंट्रीज 167 कंट्रीज इन द वर्ल्ड डू बेटर देन पाकिस्तान ऑन बोथ अकाउंट्स। 167 कंट्रीज ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान से बेहतर काम कर रहे हैं इन दोनों हिस्सों में। उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हाई हैं और उनकी स्कूलिंग भी हाई है इन रियलिटी, ठीक है। वी हैव मोर देन 25 मिलियन स्कूल एज चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्कूल। हमारे पास 25 मिलियन से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि स्कूल की एज में हैं लेकिन वो स्कूल के बाहर हैं, विच इज़ रफली 36% ऑफ ऑल पाकिस्तानी चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि ये जो 25 मिलियन हैं ये सिर्फ वो बच्चे हैं जो कि स्कूल एज के हैं, और वो तमाम चिल्ड्रन का सिर्फ 36% है। इसका मतलब है देयर आर मैनी मोर चिल्ड्रन इन दिस सिटी, इन दिस कंट्री, बट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड दैम बेसिक नीड्स।
वो स्कूल की एज से गुजर चुके हैं, वो बड़े हो चुके हैं। अब ज़ाहिर है वो जितने बड़े होंगे उनके लिए इकोनॉमिकली, सोशली कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमारे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ही 7.9 ईयर्स की लगाई जाती है और एवरेज वो 5 ईयर्स पे चले जाते हैं। मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। वन लेडी जो हमारे घर आती होती हैं और वो थोड़ी बैक एरिया से आई हुई हैं और ना वो अपने बेटे के लिए जॉब ढूंढी। अब उन्होंने कहा कि बेटे को जॉब पे लगवाना है, तो उनसे पूछा कि बेटा क्या करता है, कितना पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा कि मेरा पुत्र 5 जमाता पढ़ा हुआ है, लेकिन वो 5वीं इंज ने जिन्हें उन्हें 8 जमाता पढ़ियां। सो लिटरली दीज आर द वर्ड्स ऑफ दैट लेडी कि उसने खुद मुझसे कहा मेरे पुत्र ने 5 जमाता पढ़ियां, लेकिन वो 5वीं इंज ने जिन्हें 8 जमाता पढ़ियां। सो मैं तो उस टाइम इतना मतलब हंसी कि उनके नज़दीक 8 जमातें भी कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं कि 8 जमातें पढ़ना एट दैट टाइम। तो इस चीज़ से एक ये भी चीज़ पता चलती है कि जो लोग ला इल्म है ना, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि ज़िंदगी की दौर में क्या हो रहा है, वो मस्त है। मतलब वो बहुत ज़्यादा सुकून में है कि ठीक है लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो, उन्होंने खुद ही पढ़ना है। और जो इस दौर में लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। बट इन ऑर्डर टू मेक आर बेस्ट जनरेशन वी हैव टू कम्पीट, हमें लड़ना होगा। वी हैव टू डू समथिंग बेटर एंड द बेस्ट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ इन नॉमिनल टर्म्स। नॉमिनल कहते हैं नंबर्स से निकला है। नंबर्स में अगर हम देखें, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द चिल्ड्रन। पूरी दुनिया में बच्चों की सबसे ज़्यादा तादाद कहाँ पर है? पाकिस्तान में नहीं, नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा तादाद। फर्स्ट नंबर इज नाइजीरिया एंड द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द चिल्ड्रन इज इन पाकिस्तान। आगे वो कह रहे हैं 74% ऑफ दीज चिल्ड्रन आर इन रूरल एरियाज। उसमें से 74% जो बच्चे हैं वो कहाँ पर हैं? गाँव देहातों के इलाकों में, विलेजेस में हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखना है कि जब मिड में कहीं पर उन्होंने फिगर लिखा है तो 45 लिखा है, लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट करनी है बात तो उन्होंने नंबर्स में नहीं लिखा, वर्ड्स में लिखा 74। ठीक है, 77% ऑफ आर चिल्ड्रन कैन नॉट रीड 2 सेंटेंसेज इन एनी लैंग्वेज। उस जो 77% बच्चे हैं वो दो मतलब जुमले भी नहीं पढ़ सकते किसी भी ज़ुबान में। किसी भी ज़ुबान से मुराद है कि कुछ कश्मीरी हैं, कुछ पत्तों की, कुछ सिंधी, सराइकी, मतलब अलग अलग ज़ुबानों से लोग हैं, तो वो अपनी ज़ुबान में या किसी भी ज़ुबान में वो नहीं पढ़ सकते दो जुमले भी। As for those attending school, according to the survey, 45% of the students in 5th grade cannot solve simple second grade maths question. वो कह रहे हैं, ये तो बात होगी उनकी जो टोटल है। ठीक है, टोटल 74 है % बच्चे, उन 74 में से 77% बच्चे जो हैं वो 2 लाइनें भी पढ़ना नहीं जानते। ठीक है, और फिर तादाद आ जाती है उन बच्चों की जो सिर्फ स्कूल जाती है। ठीक है, ये बच्चे वो हैं जो स्कूल जाते हैं या नहीं जाते, डजंट मैटर। ठीक है, अब वो सिर्फ उनकी बात करें जो अटेंड करते हैं स्कूल को, तो उन अटेंडेड स्कूल के बच्चों में 45% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 5th ग्रेड में हैं, लेकिन वो 2nd ग्रेड के मैथ के क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तो आपने यहाँ पर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कितने ज़्यादा फिगर्स ऐड किए, नंबर्स ऐड किए। तो राइटर ने इस चीज़ को, जो कि ये 3rd प्लेस पे इन्फॉर्मेशन है, लाइक फर्स्ट प्लेस पे इन्फॉर्मेशन ये है ना कि एजुकेशन की एक्सपेक्टेंसी या फिर स्कूलिंग हमारी कितनी जा रही है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कितनी है, वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, मतलब डायरेक्टली लिंक है। ये सेकंड नंबर पर इन्फॉर्मेशन है बच्चों की तादाद की। तो इसको राइटर ने न्यूमेरिक्स में नहीं लिखा बार बार 74%, 77%, उससे बहुत ज़्यादा नंबर्स बन जाने थे। तो जो सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन है, जो कि ए से बी लिंक है और बी से जो सी लिंक है, थर्ड इन्फॉर्मेशन को राइटर ने किससे लिखा है? वर्ड्स में लिखा है, ताकि बहुत ज़्यादा मैस ना क्रिएट हो जाए। ठीक है, और पर्सन को भी 2-3 तरीके से लिखा है, कहीं पे परसेंट करके लिखा है और कहीं पे कंप्लीट परसेंट लिखा है और कहीं पे पी और सी लिखा है। नेक्स्ट पैराग्राफ है पाकिस्तान पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ओवरऑल पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है? 2.5% इज मोर देन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2.4%। अब इतना हम कमा नहीं रहे जितना हम ग्रो कर रहे हैं इन नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी हमारा ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है और हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो 2.4% है। लो लेवल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, हाई इन्फ्लेशन एंड स्टार्क इनइक्वालिटी ऑफ इनकम रिजल्ट इन पॉवर्टी। अब यहाँ पर पॉवर्टी की डेफिनेशन बता दी उसने, क्या होती है? लो लेवल ऑफ सोशल डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट कम हो रही है, प्लस हाई इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। इन्फ्लेशन कहते हैं बेसिकली लिटरल टर्म्स में कि गुड्स जो होते हैं ना उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाती है। जब वो हाई होती है तो हमारी पॉकेट्स में पैसे नहीं होते खरीदने के लिए, तो तब हमें लगता है कि महंगाई हो गई, दिस इज़ महंगाई। वरना क्या है महंगाई? महंगाई तभी होती है जब पैसे ना हो लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। एंड स्वेयर इन इक्वालिटी ऑफ इनकम रिजल्ट इन पॉवर्टी। स्टार्क मतलब स्वेयर, शदीद, इनइक्वालिटी हो रही है, मतलब बढ़ रही है क्या? इनइक्वालिटी किसमें? इनकम में, यानी कुछ लोग 60,000 महीना कमा रहे हैं और कुछ 60 लाख कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो इनइक्वालिटी आ रही है वो क्या करती है? पॉवर्टी को ओवरऑल बढ़ा देती है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। और किसी भी तरह के ऐसे में जो कि चैलेंजेस पे हो, डेवलपमेंट चैलेंजेस पे हो, या फिर पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें आप कॉजेज बता सकते हैं कि वाई दे सो मच पॉवर्टी, कि हमारी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम हो रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है। आगे बात होती है अराउंड 100 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान लिव इन इनकम पॉवर्टी। पूरे पाकिस्तान में 100 मिलियन जो लोग हैं वो कहाँ पर, किस चीज़ पर रहते हैं? इनकम पॉवर्टी पर ही वो रहते हैं। ठीक है, HDI कंसीडर्स पॉवर्टी फ्रॉम अ मल्टी डायमेंशनल परस्पेक्टिव रादर देन सॉलिडली मॉनेटरी पॉवर्टी। HDI ने बताया कि हम गुर्बत या गरीबी या पॉवर्टी किसे कहते हैं? हमने मल्टी डायमेंशनल परस्पेक्टिव देखने हैं। मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा, हमने अलग अलग तरह से देखना है, रादर देन बजाय इसके कि सॉलिडली सिर्फ हम देखें मनी को। मॉनेटरी मीन्स मनी, मनी पर्पज़ को हम देखें। ठीक है, तो HDI के अकॉर्डिंग पॉवर्टी इज नॉट लिंक्ड विद ओनली मनी। ठीक है, इससे भी लिंक करती है लेकिन जस्ट नॉट इट इज़, विच इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द population that is multidimensionally poor adjusted by intensity of various deprivations। अब वो कह रहे हैं कोमा विच इज़, जो हम देखना चाह रहे हैं मल्टी डायमेंशनल परस्पेक्टिव को MDI बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स। वो किसका प्रोपोर्शन है, वो कैसे मेजर करते हैं? पॉपुलेशन दैट इज़ मल्टी डायमेंशनली पुअर, वो पॉपुलेशन हम उसकी परसेंटेज लेंगे जो अलग अलग तरीकों से गुर्बत काट रही है। ठीक है, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है लेकिन खाने को उनके पास
है सब कुछ। क्यों? क्योंकि उनके खेत हैं, वो फार्मर्स हैं। कुछ लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं और खाने को भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ना खेत हैं और ना उनके पास काम है। क्यों? क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है। ठीक है, तो वो सब लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर है। हर कोई सिर्फ पैसों के हाथों मजबूर नहीं है या खाने के हाथों मजबूर नहीं है। सबको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है और कोई ना कोई चीज़ उसकी पूरी हो रही है। ठीक है, तो हम मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव कैसे देख सकते हैं कि हम गुर्बत को किस तरह मेजर कर सकते हैं? वो इस तरह के हम परसेंटेज लेंगे उस पॉपुलेशन की जो पुअर है और उसको एडजस्ट कर देंगे, ऐड करेंगे बाद में इंटेंसिटी ऑफ वेरियस डेप्रिवेशंस। इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, कि वो किस हद तक चीज़ों से महरूम है। डिप्राइव, महरूमी, उनके अंदर चीज़ों की कितनी महरूमी है, उसकी शिद्दत क्या है। ठीक है, कुछ वो लोग हैं जो 10 दिनों में एक बार गोश्त खाते हैं, कुछ वो लोग हैं जो महीने में मंथली एक बार खाते हैं, और कुछ लोग वो लोग हैं जो मंथली एक बार सिर्फ चिकन ही खाते हैं। उनके पास लाइक मटन बीफ खाने के भी पैसे नहीं होते। तो ये उनकी शिद्दत है कि वो किस हद तक, किस इंटेंसिटी में महरूम है चीज़ों से। तो हमने बोला था कि हमारे पास 3 डायमेंशन होती हैं। 3 डायमेंशन में सबसे पहले हमारे पास कौन सी थी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। फिर सेकंड डायमेंशन थी एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और मतलब स्कूलिंग में हमारे पास हमने जिक्र किया कि चिल्ड्रन का रेट क्या है, वो स्कूल जाते हैं या नहीं जाते। और उसके बाद हमारा जो थर्ड डायमेंशन थी वो कौन सी थी? स्टैंडर्ड लिविंग। अब स्टैंडर्ड लिविंग में को हम किसके साथ लिंक कर रहे हैं? पॉवर्टी से। तो यहाँ पे पॉवर्टी मतलब HDI का जो थर्ड डायमेंशन थी स्टैंडर्ड लिविंग, उसकी बात हो रही है। और उसको हम कैसे मेजर करते हैं? मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स से हम ये पॉवर्टी को मेजर करते हैं। और अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 30, इस इंडेक्स को MPI मतलब पॉवर्टी इंडेक्स की बात हो रही है। तो MPI के अकॉर्डिंग 38.9% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन इज पुअर। वो पुअर है, वो गरीब है, गरीब कह लो या फिर महरूम है चीज़ों से। आर जेंडर गैप इंडेक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड। जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स कहते हैं कि मेल और फीमेल में एजुकेशन का कितना डिफरेंस लिया जाता है, हेल्थ इश्यूज़ को कितना कंसीडर किया जाता है, फाइनेंसेस को किस तरह देखा जाता है। लाइक अगर छोटी अच्छी देखें तो गर्ल्स को पॉकेट मनी कितनी मिलती है और बॉयज़ को कितनी मिलती है। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की हैं इनके पास। तो जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा मुल्कों के साथ साथ हमारा भी बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारे में बहुत ज़्यादा गैप कंसीडर किया जाता है पाकिस्तान में, और ये वन ऑफ द पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक वर्ड जो कि पुअर बार बार इस्तेमाल हुआ है या पॉवर्टी, तो ऑब्वियसली इसके कुछ सिनोनिम्स ज़रूर होंगे, लेकिन कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो अपनी सेंस को खुद ही क्लियरली डिनोट करते हैं, अपनी सेंस अपने आप ही देते हैं। तो इट डजंट मैटर कि आप एक लफ्ज़ को एक पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में 2-3 बार इस्तेमाल कर लें। आगे बात हो रही है द अबिस्मल, मैंने बताया था पीछे, अबिस्मल मतलब वेरी बैड, डिसअपॉइंटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अबव कोट्स पाकिस्तान, जो हमने ऊपर डिस्कस की है, अलॉन्ग विद अफगानिस्तान इन अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज लाइक लो ह्यूमन डेवलपमेंट। जो हमने अबव यानी ऊपर सारी डिस्कशन ह्यूमन डेवलपमेंट की है, वो पाकिस्तान को कहाँ पे रखती है, कहाँ प्लेस करती है? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, किस ग्रुप में? लो ह्यूमन डेवलपमेंट के ग्रुप में। ऑलमोस्ट ऑल अदर कंट्रीज इन दिस ग्रुप आर फ्रॉम सब सहारा अफ्रीका। सहारा एक बहुत बड़ा सहरा है, डेजर्ट है, पूरी दुनिया का हॉटेस्ट एंड लार्जेस्ट। जो इतना बड़ा सहरा हो उसके साथ नीचे एक एरिया है अफ्रीका का, जो अफ्रीका का एरिया है जिसे कहते हैं सब सहारन डेजर्ट। ठीक है, तो वहाँ पर लिंक जो बच्चे और जो लोग हैं उनकी एजुकेशन, मतलब वो टाइम, वो उनका एरिया, उसको वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं लोगों को, वो कितना मुश्किल होता है वहाँ पर रहना और गुजर बसर करना। तो हमारा जो इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो उन लोगों के ग्रुप में जाके लाई करता है कि हम भी ऐसे हैं जैसे सहारा में रह रहे हैं, जैसे सहरा में गुजर बसर करें। तो हमारा इंडेक्स अफगानिस्तान के साथ है और किससे रिजेंबल करता है? सब सहारा अफ्रीका। अब यहाँ पे भी वो बात दोबारा लिंक हो रही है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो कहाँ से देती है? नेशनल लेवल पर देती है, रीजनल लेवल पर देती है और इंटरनेशनल लेवल पर देती है। तो आपने भी जब भी कोई भी रिलेशनशिप लिखना है पाकिस्तान का इंटरनेशनल रिलेशंस में या फिर कहीं पे भी, तो आपने या फिर इंटरव्यूज़ में भी बताना, आपने उसको 3 डायमेंशन से कवर करना है। नेशनल लेवल पर कि पाकिस्तान में अब ये फिगर चल रहा है भाई 72% ये चीज़ है। फिर रीजनल लेवल पर कि ये अफगानिस्तान के साथ जाकर मिलता है, और फिर इंटरनेशनल लेवल पर कि ये जाकर उन सहारा लोगों के साथ, मतलब सहराई इलाकों वाले अफ्रीकन लोगों के साथ हमारा इंडेक्स मैच होता है। ठीक है, तो इस तरह कवर करने से एवरीवन शुड नो, एवरीवन विल केम टू नो कि आपको हर तरह से चीज़ों को देखने का ओवरऑल आइडिया है। इफ़ वी कैन बी द फर्स्ट मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री, ओके, इसको लास्ट पे डिस्कस करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज मोस्ट क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये वही ऊपर वाली लाइन उन्होंने बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी एक क्रिटिकल डायमेंशन है नेशनल सिक्योरिटी की हिफाजत जो हम करते हैं नेशनल लेवल पर, उसमें एक और फैक्टर है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट है, हमें इसका भी ख्याल रखना है। वी हैव ग्रोन टू थिंक ऑफ सिक्योरिटी ओनली इन ट्रेडिशनल टर्म्स। हम सिर्फ इसी तरह बड़े हुए हैं, हमने इसी तरह हमेशा सोचा है कि सिक्योरिटी का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल टर्म्स है, यानी कि बॉर्डर्स, मिलिट्री, आर्सेनल यानी कि वेपन्स का स्टोर, जहाँ पे वेपन्स को स्टोर किया जाता है, महफूज किया जाता है, तो यही सिक्योरिटी है, बस हिफाजत इसी को कहते हैं। लेकिन अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड बाय डॉक्टर मोहित यूसुफ एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जिन्होंने एक कॉन्ट्रीब्यूशन की पाकिस्तान में इस तरह, पाकिस्तान इट्स फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी विच ब्रॉडन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी ह्यूमन सिक्योरिटी। डॉक्टर मोहित यूसुफ की एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि वो जब पाकिस्तान के एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बात इंट्रोड्यूस करवाई कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट बगैर ह्यूमन सिक्योरिटी के पूरा ही नहीं हो सकता। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ब्रॉड कर दिया, फैला दिया कि अब हमारी ह्यूमन सिक्योरिटी होगी तो नेशनल सिक्योरिटी का पर्पस पूरा होगा। द पॉलिसी लिंक्स द सिक्योरिटी ऑफ द पाकिस्तान विद इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ इट्स पीपल। इस सिक्योरिटी में जो पॉलिसी बनी, नेशनल सिक्योरिटी मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी हमने देनी है, हम चाहते हैं लोगों को ह्यूमन सिक्योरिटी दें, उस ह्यूमन सिक्योरिटी की एक पॉलिसी बनी, उसने पॉलिसी ने लिंक कर दिया कि ये सिक्योरिटी इकोनॉमिक लेवल पर भी होगी और सोशल वेलबींग पर भी होगी, यानी पैसों के हवाले से भी आवाम को तंगी नहीं आनी चाहिए और सोशल वेलबींग भी होनी चाहिए। वेलबींग कहते हैं हैप्पीनेस, कंफर्ट,
वो कैसे आएगा? जेंडर गैप कम हो जाए। जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है, जेंडर गैप कम होना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो सोशल वेलबिंग भी आ जाएगी। ठीक हो गया? द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबिंग, पीछे वाली लाइन आगे वाली लाइन लिंक। फर्स्ट स्टेप क्या है, कैसे अचीव कर सकते हैं? वुड बी टू ब्रिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू द कंट्री। सबसे पहले हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आनी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से सबसे पहले तो सोसाइटी सोशल लेवल पर बहुत ज़्यादा डिस्कंफर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब तबाही मच रही है। जस्टिस सिस्टम हमारा खराब हो गया, जस्टिस सिस्टम नहीं ठीक, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ से मुराद है वो उनके हक में भी बात हो सकती है और ना हक में भी हो सकती है, इन बोथ वेज, लेकिन डिसीजन तो हो, बात खत्म तो हो। डिसीजन नहीं हो रहा, जस्टिस सिस्टम नहीं है, सोशल लेवल पर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, और फिर उस वजह से जो लोग हैं, लाइक अगर आए दिन धरने होते रहे, वो धरना कोई भी करे, वो एक पॉलिटिकल लेवल पर मसला चल रहा है, इंस्टेबिलिटी होगी, तो फिर पाकिस्तान में ह्यूमन सिक्योरिटी कैसे मिल सकती है? बहुत मुश्किल है। द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को आला करार दिया जाए, ये एक बहुत मतलब अहम है, सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है। रूल ऑफ लॉ, कानून के असूल बनाए जाए, मतलब जो लॉ है उसको इंप्लीमेंट किया जाए, उसके रूल्स को कंसीडर किया जाए। एंड गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस मतलब हुकूमती निज़ाम बेहतरीन हो, गवर्नेंस अच्छी हो। डेमोक्रेटिक कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है पेश आना किसी के साथ, तो डेमोक्रेटिक कंडक्ट में हम क्या कह सकते हैं कि वॉइस ऑफ पीपल को सुना जाए, देखा जाए, डेमोक्रेटिक कंडक्ट अप्लाई किया जाए। ये सब चीज़ें 1, 2, 3 एंड 4 आर एसेंशियल कंडीशंस फॉर सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है किसके लिए? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। अब ये जो एडिटोरियल है ये ओपिनियन सेक्शन से हमने लिया। अब ऊपर सारी बातें जो हुई थी वो जनरल हुई थी, और अब यहाँ पर राइटर हमें ओपिनियन दे रहा है कि ये जो चीज़ें मैंने ऊपर इतनी लंबी तमहीद बांधी थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है, वो इस तरह हो सकती है, मतलब अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करें तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। सो लास्ट ईयर्स नोबेल प्राइज वाज शेयर्ड बाय 3 इकोनॉमिस्ट। आखिरी जो गुजरा हुआ साल है उसमें नोबेल प्राइज मिला किसको? 3 इकोनॉमिस्ट को। फर्स्ट वन इज दिस, डैरन साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन। किस लिए मिला इनको? फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग वाई सम नेशंस आर रिच एंड अदर आर पुअर थ्रू देयर रिसर्च। उन्होंने अपनी रिसर्च बताई कि क्यों कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब हैं। अब यहाँ पर राइटर ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट छोड़ दिया। अब दिल कर रहा है यार कैसे पता चलेगा कौन लोग अमीर है, कौन से कौन में अमीर है, कौन सी गरीब है? तो इस बात को उसने नेक्स्ट पैराग्राफ से लिंक किया। द लॉरेट्स, यानी कि लॉरेट्स मतलब वेल नोन पर्सनैलिटीज, जो ऊपर जिक्र किया, वो 3 नाम दोबारा नहीं लिख सकते, तो उन्होंने उनको एक बड़ा सोना सा टाइटल दे दिया। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, कंट्रीज दैट डेवलप इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, इसको हम अभी कट करते हैं। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस जो डेवलप करेंगे हैव मोर टाइम बिकम प्रॉस्पेरस, वो ज़्यादा खुशहाल होंगे। वाइल दोज दैट आर डेवलप एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैव एक्सपीरियंस परसिस्टेंटली लो इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कंटिन्यूसली बगैर किसी रुकावट के वो क्या देखती है? सिर्फ ऐसी ग्रोथ जो कि हो ही नहीं रही, मतलब वो ग्रोथ ही क्या जो हो ही नहीं रही। इसका मतलब लो ग्रोथ, कितने ऑपोजिट वर्ड्स हैं, लो एंड ग्रोथ। एक चीज़ ग्रोइंग है बट दिस इज लो। वो कह रहे हैं, इन्होंने नोबेल प्राइज जिनको मिला, उन्होंने अपनी रिसर्च में कि कुछ नेशंस रिच हैं और कुछ पुअर हैं, बताया कि रिच वो वाली हैं जो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस के साथ चलती हैं, और पुअर वो हैं जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस के साथ चलती हैं। अब इंक्लूसिव को ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसलिए यहाँ पे एम डैश का इस्तेमाल हुआ है, डैश, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बताने लगे हैं। एक एम डैश से लेकर दूसरी एम डैश तक ये बात क्लोज हो गई है। ऐसे इंस्टीट्यूशन विच अपहोल्ड्स या मेंटेन द रूल ऑफ लॉ एंड प्रॉपर्टी राइट्स, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो रूल ऑफ लॉ को और प्रॉपर्टी राइट्स को मेंटेन करते हैं, वो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब होता है इन करना किसी चीज़ को, तो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोग जो आउटर कम्युनिटी को इन करते हैं अपने अंदर, यानी कि जो ऊपर इन्होंने बात की डेमोक्रेटिक कंडक्ट और रूल ऑफ लॉ, इन सारी चीज़ों के बाद उन्होंने डायरेक्ट ये क्यों कहा कि ऐसे 3 इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये बुक या रिसर्च लिखी? क्यों? क्योंकि उन्होंने भी इन चीज़ों की ही बात की है कि इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन होगा, इंक्लूसिव तब बनेगा जब डेमोक्रेटिक कंडक्ट होगा, वॉइस ऑफ पीपल देखी जाएगी, सुनी जाएगी, रूल ऑफ लॉ अप्लाई होगा, और फिर मुल्क क्या होगा? प्रोस्पेरस हो जाएगा। और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? विच स्क्वीज रिसोर्सेज फ्रॉम वाइडर पॉपुलेशन टू बेनिफिट्स देयर एलीट। स्क्वीज मतलब निचोड़ लेते हैं, तंग कर देते हैं अपनी रिसोर्सेज को बहुत बड़ी पॉपुलेशन से सिर्फ चंद एक इक्का दुक्का लोगों में, जो कि क्या होती है? एलीट क्लास होती है। अब ये पता चला कि जो ऊपर वो कौन से शख्स थे जिन्होंने 22 फैमिलीज को, ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करवाया था? उन्होंने बेसिकली एलीट को इंट्रोड्यूस कराया था। अब चीज़ों को लिंक करें कि जिस मुल्क में 22 फैमिलीज एलीट क्लास पे हैं, जिनका नाम लिखे जाने के काबिल है, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, तो वो किस ग्रुप में हो सकते हैं? वो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस में होंगे। जब वो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस में होंगे तो क्या वो मुल्क तरक्की करेगा? उसकी लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। हाउ द थिंग्स लिंक, इसे कहते हैं कोहेरेंस। ठीक हो गया? यहाँ पे भी हम डैश है। इन ऑर्डर टू मूव अप द HDI लैडर, अब हमने HDI लैडर में हम बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, 168 नंबर है हमारा। अब वो चाह रहे हैं कि अगर हम इस लैडर से ऊपर जाना चाहते हैं, ऑल स्टेक होल्डर्स इन पाकिस्तान हैव टू बी ऑन द सेम पेज। सारे तमाम बिजनेसमैन को, तमाम एलीट क्लास को, हर तरह के वो लोग जो फ़ायदा लेते हैं, फ़ायदा देते हैं, जो खरीदो फरोख्त करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, उनको स्टेक होल्डर्स यानी कि हर तरह के बिजनेसमैन और एलीट को जो पाकिस्तान में है, सेम पेज पर आना होगा। किस चीज़ के लिए? फॉर आर डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़। ठीक है, ये कंक्लूड कर दिया उन्होंने। लास्ट लाइन, इफ़ वी कैन बी द फर्स्ट मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री, अगर हम तमाम मुस्लिम ममालिक में पहले नंबर पर न्यूक्लियर कंट्री बन सकते हैं, कैन एंड हैव वन ऑफ द बेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड, और हमारी एयरफोर्स सबसे बेहतरीन हो सकती है। वी कैन ऑल्सो टेक गुड केयर ऑफ आर स्टंटेड चिल्ड्रन, हम अपने माजूर बच्चों की अच्छी देखभाल भी कर सकते हैं। एनीमिक मदर्स, वीक वुमेंस को भी गुड टेक केयर कर सकते हैं। एंड दोज आउट ऑफ द स्कूल एंड दो स्ट्रगलिंग टू कम आउट ऑफ द पॉवर्टी, और वो लोग जो कि स्कूल से बाहर हैं और पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, हम उन सब लोगों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं, अगर हम फर्स्ट न्यूक्लियर पावर भी बन सकते हैं। सो दिस इज़ नेशनल सिक्योरिटी। ये नेशनल सिक्योरिटी है ना, तो उसने नेशनल सिक्योरिटी की एग्जाम्पल ये है कि हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, फेमस एग्जाम्पल है। इसका मतलब है नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट, ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। इसकी हमें अगर
फर्स्ट पोजीशन मिल गई है तो इसकी क्यों नहीं मिल सकती? वाई? अगर हम यहाँ पर अव्वल नंबर पे आ सकते हैं तो इधर क्यों नहीं आ सकते? इधर भी हमें आना है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये फर्स्ट कंडीशनल इस्तेमाल हुआ है। फर्स्ट कंडीशनल कि अगर हम न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं, कैन, देन वी कैन, हम अपने मजदूर बच्चों की, कमज़ोर औरतों की, स्कूल से बाहर बच्चों की और गरीब तबकात की भी अच्छी हिफाजत कर सकते हैं। कैन, दोनों जगह कैन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। एक होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस, एक होता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थर्ड कंडीशनल बताया था, ठीक है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसमें इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल लगता है और प्रेजेंट सिंपल ही सेकंड फेज में लगता है, ठीक है। इफ़ एग्जाम्पल है, इफ़ वाटर हीट्स एट 100 डिग्री देन इट बॉयल्स। इफ़ के साथ क्या लगा? प्रेजेंट सिंपल, और जो फ्रेज है देन के बाद उसके साथ भी प्रेजेंट सिंपल। तो ये कॉमन जनरल नॉलेज की बात है, ठीक है। अगर पानी को 100 डिग्री पे हीट किया जाएगा तो वो उबलता है, मतलब ये जनरल ट्रूथ है, ऑलवेज हैपन, हमेशा होना ही होना है कि ज़मीन घूमती है, गोल है, ज़मीन गोल है तो वो घूमेगी, मतलब दिस इज ट्रू, ये लॉ बन चुका है, इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये लॉ है, प्रेजेंट सिंपल, जनरल ट्रूथ्स हैं, ऑलवेज हैपन्स। तो कंडीशन इसलिए लगाते हैं कि अगर ये काम हो जाए तो दूसरा होना ही होना है। अगर पानी को फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में, तो वो जमना ही जमना है, उसमें फ्रीज होना ही होना है। सेकंड जो जीरो कंडीशन है ना, मतलब वो जीरो स्टेट पे है। जो फर्स्ट है ना उसमें यह है कि इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल आएगा, और जो कॉमा के बाद देन स्टेटमेंट आएगी उसमें हम मॉडल वर्ब्स लगाते हैं, उसमें विल आ सकता है, कैन में वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। इसको हम आसान लफ्ज़ों में इस तरह बोलते हैं, इफ प्लस फर्स्ट, विल प्लस फर्स्ट, ज़्यादातर विल आता है, लेकिन चूंकि ये जरा इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, आप बात किस तरह की करें उसके अकॉर्डिंग कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली विल आता है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन हमारी जो अप्लाई हुई है उसमें हम कह रहे हैं इफ प्लस फर्स्ट, विल प्लस फर्स्ट। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल होती है जो रियलिस्टिक फ्यूचर को बताती है, जैसे इफ आई वर्क हार्ड आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल बी सक्सीड, ठीक है। तो आई के साथ वर्क प्रेजेंट सिंपल और आई विल सक्सीड, मैं कामयाब हो जाऊंगी, तो ये रियलिस्टिक फ्यूचर बता रहा है कि अगर मैं ऐसा कर लूँ ना अभी तो आई विल सक्सीड, वो फ्यूचर में होगा और रियल होगा, ठीक है। सिमिलरली हम विल की जगह कैन भी लगा सकते हैं, और कैन हम यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आर नीड, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइटर ने सेंटेंस लिखा है उसने दोनों जगह पर कैन लगाया। अब हम देखते हैं अगर राइटर यहाँ पर लगा लेता विल, सॉरी अगर राइटर यहाँ पर लिख देता इफ प्लस फर्स्ट है ना, कैन ना लगाता, ठीक है। तो हम कहते इफ द पाकिस्तान मेक द फर्स्ट न्यूक्लियर मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री, अगर हम इसको ट्रेडिशनल फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट कर दें तो हमारा जुमला कुछ ऐसा होता, इफ़ वी आर द फर्स्ट न्यूक्लियर कंट्री वी विल टेक केयर द चिल्ड्रन। तो क्या ये सेंस बन रही है कि अगर हम फर्स्ट पे होते तो हम टेक केयर कर लेते, फ्यूचर रियलिस्टिक, मतलब क्या अगर हम होते, हम हैं, वी आर। यहाँ पर राइटर ने ये नहीं कहा कि अगर हम होते, क्योंकि वी आर ऑलरेडी, हम रियल में हैं। तो राइटर ने नेक्स्ट लाइन को एम्फेसाइज किया है कि अगर हम फर्स्ट पे हो सकते हैं, वी, अगर हम इस तरह ये कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं ना कि अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पे आ सकते हैं, सो वी कैन, हम ये भी कर सकते हैं। तो इसमें राइटर की बहुत ज़्यादा एम्फेटिक टोन है, एम्फेटिक टोन मतलब बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डाल रहा है वो कि अगर आप ये कर सकते हो ना तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं, पता नहीं आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट सो ईजी। अब हम देखते हैं डिफरेंट अप्लाई करके सेंटेंसेस में, इफ वी कैन अचीव न्यूक्लियर स्टेटस वी कैन ऑल्सो इंप्रूव ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमारी एबिलिटी को शो कर रहा है कि वी शुड, हमें ऐसा करना चाहिए। अगर हम कहते हैं इफ वी कैन अचीव न्यूक्लियर स्टेटस वी विल इंप्रूव ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर यहाँ पे विल लगा देते, फर्स्ट कंडीशन को मद्देनजर रख के विल लगा देते, तो क्या होता कि ये एक प्रॉमिस हो जाता, लेकिन प्रॉमिस राइटर तो नहीं ना करेगा, प्रॉमिस कौन करेगा, वो तो गवर्नमेंट करेगी। तो वी विल इंप्रूव, तो ये कहना गलत हो जाता, ये सेंस नहीं बनाता। और अगर हम विल स्टार्ट में जाते इफ वी विल अचीव न्यूक्लियर स्टेटस, मतलब हम फ्यूचर में बात करें कि हम न्यूक्लियर स्टेटस को अगर अचीव कर लेते फ्यूचर में, बट नो वी आर एट द फर्स्ट लेवल। तो यहाँ पर उन्होंने विल को हम इफ क्लॉज में यूज़ नहीं करते, ठीक है। फर्स्ट क्लॉज में हम विल को इफ क्लॉज में यूज़ नहीं करते, दिस इज इनकरेक्ट। तो दोनों जगह पर कैन का इस्तेमाल करना हमारी एबिलिटी को शो करता है, हमारी ताकत को शो करता है, पावर को शो करता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और एक जगह पर सिंपल यूज़ करना और दूसरी जगह पर विल यूज़ करना प्रॉमिस को शो करता है, ठीक है। वर्ब से इस तरह डिफरेंस आ जाता है। अब एक लास्ट चीज़ वो ये है कि जो लाइन, जो पैराग्राफ, जो ओपिनियन स्टार्ट हुआ था कहाँ से, कि हमने एक वाटरशेड इवेंट्स को क्रिएट किया और पावर को रीडिफाइन कर दिया, वो एंड भी वहीं पर हुआ है, न्यूक्लियर कंट्री पे, ठीक है। हमारी बेस्ट एयरफोर्स है। तो जो ऐसे या राइटिंग हमने जिस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट की थी, नेशनल सिक्योरिटी से स्टार्ट की थी, मिलिट्री के कॉन्सेप्ट से हमने स्टार्ट की थी, उसको एंड भी वैसे ही किया है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम हियर, आई एम वेरी हैप्पी टू टीच यू पीपल ऑल। और जब पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो एक मोटिवेशन होती है कि हम मजीद आगे काम कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। जस्ट रिमेंबर टू मेक अ फ्लो चार्ट टू रिकॉल ऑल द थिंग्स, ऑल द फिगर्स, ऑल द फैक्ट्स फॉर योर रिवीजन नियर टू द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।